और आप हमें बताएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। आपके पास अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है या आपके पास लिक्विड एसेट है, कैश है, तो उसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है, उसका प्रोसेस क्या है, बैंक अकाउंट पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंपनी आपको कब बनानी है। 17 अप्रैल जिस तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था इस कंस्ट्रक्शन पैकेज का, इसकी एलिजिबिलिटी की जो डेट्स हैं वो क्या हैं, यानी दिसंबर 2022 तक अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, और एफबीआर में वो कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर एज ए बिल्डर आपको अपने आप को डिफ़ाइन करना है, बैंक अकाउंट को लिंक करना है, ताकि आपके डिक्लेयर किए हुए असासे लिक्विड एसेट के ऊपर आपको जो टैक्स का बेनिफिट चाहिए है, आपको जो बेनामी की डिक्लेरेशन का फ़ायदा उठाना है, वो आपको कैसे मिल सकता है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे मुज़म्मिल हिमानी से। मुज़म्मिल, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सानी साहब फॉर इनवाइटिंग टू द शो। मुज़म्मिल सर, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है या कंस्ट्रक्शन पैकेज है, इससे दरअसल में कौन से लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और पास्ट में भी अगर इस तरह की कोई स्कीम्स आई हैं तो ज़रा इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा शेयर कीजिएगा। अच्छा देखिए सानी साहब, एक बड़ा जो है वो रेलिवेंट और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम अगर देख लें तो ये अगर हम बात करें हिस्टोरिकली तो 3 अप्रैल 2020 को जो है वो आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसको एक इंसेंटिव पैकेज के उस पर एक अनाउंसमेंट किया। फिर आपके पास 17 अप्रैल 2020 को जो है वो, क्योंकि नेशनल असेंबली जो है वो सेशन में नहीं थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस पास करके इसे जो है वो एक मतलब लॉ का पार्ट बनाया। अच्छा, लेटर ऑन जो है वो फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू आपके पास इसे सेक्शन 100D और 11 शेड्यूल के थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर फॉर्मली जो है वो आपके पास इंसर्ट कर दिया गया। अच्छा, अगर हम वैसे बात करें हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के हवाले से जो टैक्सेशन है ये कोई नई नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस एक्ट 2016 को अगर देखें तो वहाँ पे भी एक सेक्शन 7C और 7D जो है वो इंसर्ट किए गए थे बिल्डर्स और डेवलपर्स की टैक्सेशन के हवाले से। वैसे ही अगर हम बात करें तो फाइनेंस एक्ट 2017 में फिर सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि उस 7C और 7D को जो है वो लिमिट कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ टैक्स ईयर 2017 के लिए। लेकिन अगर हम इस पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो देखें इस पैकेज के अंदर भी उसी तरह की समवट सिमिलर टैक्सेशन आपके पास प्रिवेल कर रही है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक सब्सिडी का भी अनाउंस किया है। नया पाकिस्तान से अगर आपने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा लिया तो उन्होंने 30 बिलियन रुपीज़ की एक सब्सिडी दी है जो 100,000 हाउसेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगी। यानी अगर हम देखें वैसे तो कोई 0.3 मिलियन पर हाउस जो है इस पर सब्सिडी आपको मिल रही होगी एज़ कम्पेयर टू दी कॉस्ट, ठीक है, जो 5 और 6 मिलियन के दरमियान आपकी एक हाउस की जो है वो जनरली जो है वो कॉस्ट होगी। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को जो है वो इस बात पे जो है वो फोर्स किया कि भाई आपने भी जो है इस पर फंड्स रिलीज़ करने, ठीक है, एट अ कंसेशनल रेट, ठीक है। तो उस पर जो रेट रखा है वो अराउंड 5 to 7% के दरमियान जो है आपके पास जो रेट्स होंगे उस पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके पास लोन जो है वो डिसबर्स कर रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन पैकेज के जो फ़वाइद हैं थोड़े से ये भी बता दें नाज़रीन के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इसके जो परक्विजिट्स की अगर हम बात करें, इसके जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 72 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो एट अ टाइम ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आयरन की बात करें, सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 72 इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इकनॉमी की रिवाइवल के लिए ये हेल्प आउट भी करेगा और साथ साथ जो है वो जॉब क्रिएशंस के लिए भी ये असिस्ट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, ठीक है, कि भाई ये सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस लोगों के ऊपर है, ठीक है, या इससे भी पहले अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। यानी अगर आप बिल्डर और डेवलपर हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाते हैं एफबीआर के पास तो फिर आप इसको जो है वो अवेल कर सकेंगे, अदरवाइज आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो जनरली फिर आपके लिए नहीं होगा। इसमें भी आपके पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एक आपका एग्जिस्टिंग पैकेज है और एक आपका जो है वो न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। मतलब एक न्यू प्रोजेक्ट होगा, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। तो दोनों के अंदर अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है कि अगर आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो ये है कि 17 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है, अगर आप इसे कमेंस कर देते हैं और आप कंप्लीट करते हैं 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है, तो ये आपका एक न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के केस के अंदर आपके पास जो है वो 17 अप्रैल पे आप ऑलरेडी कर रहे थे और ये कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो अनाउंस हो गया, ठीक है। तो अब आप जो है वो इसे कंप्लीट करेंगे 30 सितंबर 2022 तक। अब इसके अंदर जो टैक्सेशन है बेसिकली वो आपकी फाइनल टैक्सेशन है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास 11 शेड्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज के लिए डिफरेंट रेट्स उसने डिफाइन कर दिए जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिटर्मिन करेंगे।
अच्छा, टैक्स लाइबिलिटी आपकी डिस्चार्ज किस तरह होगी? टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज इस तरह से होगी कि भाई आपने जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ, यानी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास जो लाइफ है वो 3 ईयर्स है, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो लाइफ है वो 2.5 ईयर्स है मैक्सिमम। यानी आप ओवर द पीरियड ऑफ इधर 3 ईयर्स या 2.5 ईयर्स आप अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, और उसमें भी फिर आप पर एनम के अंदर अगर बात की जाए तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे आपकी जो है वो टैक्सेशन जो है वो रिलीज हो रही होगी। अब इसमें भी अगर हम बात करें फर्दर, तो आपके पास जो मिनिमम टैक्स है, ठीक है, वो इस पे अप्लाई नहीं की, ठीक है, एक इंसेंटिव दिया। इसी तरह जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, इंसेंटिव दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आप नया पाकिस्तान में रजिस्टर करवाते हैं प्रोजेक्ट को, या एहसास प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, तो जो भी टैक्स रेट होगा वो 90% से और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें विदहोल्डिंग टैक्स की, ठीक है, तो अगर आप कोई बीइंग बिल्डर या डेवलपर कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो आपने उस पर विदहोल्डिंग कलेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट फॉर स्टील एंड सीमेंट, ठीक है। या अगर आप सर्विस ले रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो उसमें भी आपने जो है वो जैसे प्लम्बरिंग की या डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करें तो उसमें भी आपने विदहोल्डिंग नहीं करना। इसी तरह से अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस के अंदर भी आपके पास यही बात है कि भाई कंपनी की जब मैं बात करता हूं तो कंपनी के केस में अगर कंपनी बिल्डर या डेवलपर है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो उस पर भी जो है वो एक इंसेंटिव दिया, और वहाँ पे भी आपकी जो है डिविडेंड के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं हो रही होगी। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से एसेट क्लासेस हैं, वो कौन से एसेट्स हैं लिक्विड और प्रॉपर्टी के जिनको डिक्लेयर करके इस कंस्ट्रक्शन पैकेज से फ़ायदा उठाया जा सकता है? कि जो डिक्लेरेशन की बात है वो इसलिए है कि क्योंकि मैं अपने सोर्स ऑफ फंड्स को जो है वो यहाँ पे वाइड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझसे सब्सिक्वेंटली कोई यहाँ पे क्वेश्चन रेज ना करे इनकम टैक्स के अंदर। अच्छा, अब इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो 2 तरह के टैक्स इम्यूनिटीज़ दिए हैं, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और एक परचेजर्स के लिए। अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं तो भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मेरे पास मैं बिल्डर या डेवलपर हूं, ठीक है, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा या तो मनी के थ्रू या लैंड के थ्रू। अगर लैंड के थ्रू करता हूं तो मेरे पास वो ओनरशिप में हो ऑन 17 अप्रैल 2020, ठीक है, और अगर मनी के थ्रू करता हूं तो मुझे एक नया जो है वो एक अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवा के ये दोनों चीज़ें डिक्लेयर करनी है FBR के पास, ठीक है, 31 दिसंबर तक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ नहीं मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे काम नहीं करना बल्कि मैं काम करना चाहता हूँ, एक सेकंड मुझे बताइएगा, अगर 17 अप्रैल से पहले की कोई प्रॉपर्टी है और वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल, इसमें आप अगर लैंड है तो आप लैंड को एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड रखी हुई है तो आप बिल्कुल, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसे एज बिल्डर या एज डेवलपर यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर आप 17 अप्रैल के ऊपर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप में है 17 अप्रैल पे होनी चाहिए, उससे पहले थी डिस्पोज होगी तो एक सेपरेट ऑब्वियसली एक टॉपिक होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेकिन मेरे पास 17 अप्रैल से पहले की जो ज़मीन है और वो टैक्स गोशवारे में अगर डिक्लेयर नहीं है तो मुझे डरना नहीं है, मैं आगे आकर उसको डिक्लेयर करके एज ए बिल्डर उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी, चूँकि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो अगर मैं कंपनी बना के करता हूँ या मैं एक नई पार्टनरशिप फर्म बना के करता हूँ तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट ये है कि 17 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक आपको एक नई कंपनी बनानी होगी या आपको एक नई पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी जिसका सिंगल ऑब्जेक्ट ये होगा कि वो बिल्डर या डेवलपर होगा, ठीक है। अब उसमें ये होगा कि शेयर होल्डर, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ या अगर मैं पार्टनर हूँ तो मैं अपनी लैंड जो मैं 17 अप्रैल पे ओन करता था या मेरे पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मैं कंपनी या पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ बैंक में वो डालकर कि मैं इससे एज ए बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मुझसे नहीं पूछो ये पैसे कहाँ से आए, तो ये भी ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो लैंड आपके पास 17 अप्रैल पे आप अगर वो पैसा है कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, इधर ऑफ। ये मेरे पास सोना था, कोई डॉलर थे, वो मैं बेचकर ये मैंने बैंक में पैसे डाल दिए हैं, मुझसे मत पूछो कहाँ से आए। नाउ आई एम ए बिल्डर और डेवलपर और ये मैं इस गवर्नमेंट की स्कीम में से मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको एक नया बैंक अकाउंट सबसे पहले जो है वो ओपन करवाना होगा और उसके बाद उसको रजिस्टर भी FBR के पास, IRS के ऊपर FBR ने जो है वो बिल्डर और डेवलपर के लिए फॉर्म्स जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, जो एक तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए थी, ठीक है, दूसरा परचेजर के लिए, क्योंकि जनरली देखें हर कोई जो, अगर मैं कॉमन मैन की बात करूँ तो वो कभी भी जो है वो बिल्डर और डेवलपर के उसमें नहीं आके जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट से कि अगर एक रजिस्टर्ड बिल्डर है, उससे मैं कोई बिल्डिंग या लेट से उसका कोई यूनिट परचेज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे भी उसने 111 के अंदर जो है वो इम्यूनिटी दे दी और मुझसे भी सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, प्रोवाइडेड कि मैं सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, मतलब जो 30 सितंबर 2022 तक अगर मैं इसकी सारी पेमेंट्स कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर मुझसे भी इस केस के अंदर जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लाइकवाइज अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मैं प्लॉट परचेज करता हूँ, ठीक है, प्लॉट परचेज करता हूँ 17 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक और उस पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा देता हूँ 31
31 दिसंबर तक, ठीक है, और फिर वो कंस्ट्रक्शन में एंड करवाता हूँ 30 सितंबर 2022 तक, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी आपके पास जो है वो टैक्स इम्यूनिटी फॉर परचेजर्स की जो एम्बिट में फॉल करेगा, और उसमें भी आपसे जो है वो सेक्शन 111 के अंदर कोई भी जो है वो सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट नहीं किया जाएगा। फैंटास्टिक। सो मुज़म्मिल ब्रदर, थैंक यू फॉर योर टाइम। उन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी से मुतालिक बताया कि 17 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम अनाउंस की। 2022 दिसंबर तक एलिजिबिलिटी की डेट है, आप प्रोजेक्ट अनाउंस करें, स्टार्ट करें, और 31 दिसंबर 2022 तक अगर ये ख़त्म नहीं होती आपकी कंस्ट्रक्शन, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। आपको बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है, उसको FBR IRS से लिंक करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने बेनामी पैसे और बेनामी प्रॉपर्टी को सही तरीके से डिक्लेयर करने से कासिर रहेंगे। नाज़रीन, आखिर में हम एक सवाल उठाएंगे कि 65 से लेकर आज तक 2020 तक बेतहाशा एमनेस्टी स्कीम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा चुकी है। गवर्नमेंट को संजीदा हलकों को देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की स्कीम्स की जो डिमांड है उसमें कमी नहीं आती। जो ब्लैक इकॉनमी का जो केक है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 50% थी ब्लैक इकॉनमी, आज इक्वल टू द साइज़ ऑफ इकॉनमी है ये ब्लैक इकॉनमी। सो देयर हैज़ टू बी अ रूल, देयर हैज़ टू बी अ पॉलिसी, there has to be a day when government should come forward and say कि आज के बाद कोई नई स्कीम नहीं आएगी, कोई नई पॉलिसी नहीं आएगी to entertain the बेनामी अकाउंट होल्डर्स और the black money।